एवरीवन। लास्ट टू वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया था। पेपर है MPH 002 क्लासिकल मैकेनिक्स। ये है पेपर। ओके, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में दो क्वेश्चन है, पार्ट ए एंड बी। ए में भी दो पार्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1 5 मार्क्स के हैं और क्वेश्चन नंबर 2 ये भी 5 मार्क्स के हैं। ये अब क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हम पहले सॉल्व करते हैं। हाँ, और क्वेश्चन नंबर जो इस क्वेश्चन का पार्ट बी है, ये 10 मार्क्स का है। और हमें ए और बी दोनों में से कोई एक पार्ट करना है। अटेम्प्ट एनी वन पार्ट। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, पहले ये करते हैं। क्वेश्चन है, कंसिडर अ पार्टिकल of mass m subjected to a force F equals to m a e raised to power lambda t by 4. Obtain q as a function of time using the initial conditions q 0 equal to 0 and q dot 0 equals to 0. क्लियर? तो ये जो इक्वेशन दिया है ना, ये इक्वेशन फोर्स के लिए है। ये देख रहे हैं आप, इसमें जो इक्वेशन दिया गया आपको, ये इक्वेशन ये फोर्स के लिए दिया गया है और हमें क्यू निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, समझ गए? तब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ए का फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूं। और फर्स्ट पार्ट में जो दिया है पहले वो लिखते हैं। द फोर्स इज गिवन एज F इक्वल्स टू m। और आपको पता है कि q डबल डॉट्स मतलब सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन। और मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स। ये आ गया m a e रेज टू पावर माइनस लेमडा t बाय 4। क्लियर है? फोर्स हमें यही दिया गया है ना, इक्वेशन में फोर्स ये दिया गया है। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो q डबल डॉट ये हमें क्या देगा? तो q डबल डॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इधर ले आओ, m अपॉन m। ये क्या हो जाएगा? a e रेज टू पावर माइनस लेमडा t बाय 4। ये m और m कैंसिल हो गया, तो ये आ गया a
e raised to power minus lambda t by 4। अब इसे अगर इंटीग्रेट कर दें हम q डबल डॉट को टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें q डॉट मिल जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग q डबल डॉट्स विथ रिस्पेक्ट टू, ये एक्सलरेशन है, अगर इसे टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो क्या देगा, वेलोसिटी देगा, फिर वेलोसिटी को करोगे तो क्या देगा, पोजीशन देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। विथ रिस्पेक्ट टू t, तो हमें क्या मिल जाएगा, q डॉट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a e raised to power minus lambda t upon 4 dt इक्वल्स टू, ए कांस्टेंट है बाहर करें, इंटीग्रेशन किसका होगा, e raised to power minus lambda t by 4 dt, ये आ जाएगा a। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है वो तो पता ही है, तो e raised to power minus lambda t by 4 अपॉन माइनस लेमडा आ जाएगा, ठीक है, प्लस c1, जस्ट मिनट, माइनस लेमडा बाय 4 आ जाएगा, कांस्टेंट है लेमडा बाय 4, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लो c1, तो q डॉट फंक्शन ऑफ टाइम ये आ गया माइनस 4a अपॉन लेमडा e रेज टू पावर माइनस लेमडा t बाई 4 प्लस c1। क्लियर। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे c1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, c1 की वैल्यू। अब c1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, तो क्वेश्चन में हमें इनिशियल कंडीशन दिया गया है, क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है q डॉट एट t इक्वल टू 0 पे 0 है इसका वैल्यू, मतलब अगर ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में जो निकाले हैं पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, q डॉट 0, तो q डॉट 0 तो 0 ही हो गया ना, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर दें 0 t 0 पे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 4a बाय लेमडा, तो e रेज टू पावर 0 ही होगा फिर तो, ठीक है, प्लस c1, तो ये आ जाएगा e रेज टू पावर 0 कितना हो गया 1 माइनस 4a अपॉन लेमडा इंटू 1 प्लस c1। समझ आ रहा है, जो वैल्यू दिया है ना इसका मतलब क्या है, ये समझो, मतलब t 0 पे q डॉट का वैल्यू क्या है, 0 है जो हम निकाले हैं, और यहाँ पे अगर वैल्यू हम 0 पुट कर दें t का तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर 0, ठीक है, तो 0 हो जाएगा तो e रेज टू पावर 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। क्लियर। तो यहाँ से हम c निकाल चुके, c आ गया 4a अपॉन लेमडा, 10 द above इक्वेशन इज मॉडिफाइड एज, तो above इक्वेशन मतलब ये जो इक्वेशन हमें मिला है आप इसका नंबरिंग कर दो, ये इक्वेशन 1 मान लो, ये जो आया इसे 2 मान लो। अब इसमें c हम निकाल चुके हैं तो c की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो इसमें, ठीक है, 10 बाय पुटिंग फॉर c इक्वल टू 4a, c1 है ये, c ने c1 4a अपॉन लेमडा in equation first we get
तो ये आ जाएगा, क्या है यहाँ पे, क्यू डॉट, क्यू डॉट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इक्वल्स टू -4a/λ, -4a/λ e⁻0। जस्ट वेट, वो मैं फिर से रिपीट कर दिया मैंने, ठीक है। -4a/λ और इंटू e⁻−λ/4, तो ये हो गया e⁻−λt/4 प्लस C1 की वैल्यू पुट कर दो 4a/λ, तो ये आ गया नंबर 3। अब इसे फिर एक बार इंटीग्रेट कर दें तो हमें Q मिल जाएगा, अगेन बाय इंटीग्रेटिंग बाय इंटीग्रेटिंग Q डॉट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो Q डॉट को फिर हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो अब ये क्या मिल जाएगा हमें, Q फंक्शन ऑफ टाइम, इंटीग्रेट किसे कर रहे हो, Q डॉट को, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। अब Q डॉट का वैल्यू इक्वेशन 3 में जो लाए हो पुट कर दो, तो करते हैं, ये आ जाएगा -4a/λ, ये तो कांस्टेंट है बाहर ही रखें, e⁻λt/4 प्लस 4a/λ, इसे करेंगे इंटीग्रेट। एक काम करते हैं, पहले हम इसे कॉमन ले लें एक बार, इसे कॉमन ले लेते हैं पहले, को पूरा इक्वेशन लिख लो। देखो यहाँ पे 4a/λ अगर मैं कॉमन लिख लूँ इक्वेशन 3 में, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस e⁻λt/4 हो जाएगा। अब ये थोड़ा छोटा होगा इक्वेशन, 4a/λ कांस्टेंट है बाहर, अब ये आ जाएगा 1 माइनस e⁻λt/4 dt, इंटीग्रेट करेंगे 4a/λ और 1 का क्या होगा, ये हो जाएगा t माइनस फिर से इसका e⁻λt/4 अपॉन माइनस λ/4 ब्रैकेट दे देते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2 ले लेते हैं। अब इसे आगे सिंप्लीफाई करें, 4a/λ इंटू टी माइनस, अब ये क्या है, ये आ जाएगा 4a/λ इंटू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसे प्लस कर देते हैं, ये हो जाएगा इंटू 4/λ, यही आएगा इंटू 4/λ प्लस C2, चेक कर लें एक बार, सही है, ठीक है। अब ये आ गया 4a/λ इंटू टी प्लस 16a/λ² e⁻λt/4 ये रह गया है, तो ये आ गया, ये थोड़ा सा मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया 4/λ e⁻−λt
अपॉन 4 प्लस सी टू है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये 4 4 जा 16 ए अपॉन लेमडा स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस लेमडा टी बाय 4 प्लस सी टू, ये आ गया। तो यहाँ तक तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब हमें फिर एक बार कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये हम निकाल लिए क्यू, किसका फंक्शन है, टाइम का। अब इसे मान ले क्वेश्चन 4। अब इसमें भी हम इनिशियल कंडीशन लगाएंगे, है ना। टी जीरो पे क्या था, क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कंडीशन। अगेन यूजिंग क्यू जीरो इक्वल्स टू जीरो, ऐसा दिया हुआ है। मतलब टी जीरो, इसका मतलब ये हुआ कि टी जीरो पे एट टी जीरो क्यू क्या दिया है हमें, जीरो। तो अब ये कंडीशन लगा देते हैं। तो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, मतलब हम क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इक्वल टू 4a अपॉन लेमडा टी, क्या पुट करना है, जीरो, प्लस 16a अपॉन लेमडा स्क्वायर ई रेज टू पावर जीरो प्लस सी टू। क्लियर, ये तो प्लस ही आया था ना, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ये हो गया जीरो, ये हो गया 16a अपॉन लेमडा स्क्वायर प्लस सी टू, ठीक है। तो फिर ये प्लस है, तो फिर सी टू इधर जीरो है, तो फिर सी टू निकल गया। सी टू क्या आ गया, माइनस 16a अपॉन लेमडा स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू आया हमारे पास -16a अपॉन लेमडा स्क्वायर, ये वैल्यू अब इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे बाय पुटिंग फॉर C2 in equation 4 we get, अब ये आ जाएगा Q फंक्शन ऑफ टाइम इक्वल्स टू, अब देखें क्या है, यह है 4a t बाई लेमडा 4a बाई लेमडा into t and plus 16a upon lambda square, 16a upon lambda square and e raised to power minus lambda t by 4 और C2 की वैल्यू -16a अपॉन लेमडा स्क्वायर। तो इसे एक स्टेप और लिख लें, Q फंक्शन ऑफ टाइम 4a अपॉन लेमडा इंटू टी। अब ये देखो 16a अपॉन लेमडा स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस लेमडा टी बाई 4 -1। क्लियर है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 4a
अपॉन लेमडा इंटू टी माइनस 16a अपॉन लेमडा स्क्वायर 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस लेमडा टी बाई 4। तो ये आंसर आ गया। आप इसे किसी भी फॉर्म में ऐसे ऊपर वाला स्टेप सेकेंड लास्ट स्टेप में भी अपने आंसर को फिनिश कर सकते हो। तो ये आ गया आंसर हमारा 4a t बाई लेमडा माइनस 16a बाई लेमडा स्क्वायर 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस लेमडा टी बाई 4। क्या ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है, समझ आ गया। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट सेकंड पार्ट। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो क्या है। सेकंड पार्ट कहाँ गया? हम्म, यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं देखो सेकंड पार्ट पे। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वो समझते हैं। A particle of mass m moves freely on the surface of a sphere of radius r. The Lagrangian for such a system is given as। हमें दे दिया लैग्रेंजियन क्या होगा इसके लिए, स्फीयर के लिए, जब किसी स्फीयर पे कोई पार्टिकल मूव करता है फ्रीली, उसके लिए लैग्रेंजियन ये है। हमें यहाँ निकालना क्या है, बोला ऑब्टेन द इक्वेशंस ऑफ मोशन। एक तो ये बात, दूसरी हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि पी फाई जो होगा वो होगा कांस्टेंट। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसका पार्ट ए और पार्ट ए का भी सेकंड पार्ट हम ये करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक बार और। क्वेश्चन है a particle of mass m moves freely on the surface of a sphere of radius r, capital R. The Lagrangian for such a system is given as L equal to 1 upon 2 mr square theta dot square plus sin square theta phi dot square. Obtain the equations of motion. Show that p phi is a constant of motion. ठीक है, तो देखिए पहले तो लैग्रेंजियन दिया हुआ है वो लिख लें। द लैग्रेंजियन is given as L equals to half mr square theta dot square plus sin square theta phi dot square। अब ये तो ठीक है, ये हमें पता है। अब इसके लिए ये तो गिवन है क्वेश्चन में, लैग्रेंजियन दे दिया इसके लिए कि जब कोई पार्टिकल फ्रीली मूव करता है स्फीयर की सरफेस पे तो उसके लिए लैग्रेंजियन क्या होगा, आपको यही लेना है। अब इसी को फर्दर आगे हमें सॉल्व करके इक्वेशन ऑफ मोशन बनाना है। तो पहले हम ये देखें कि यूलर लैग्रेंज इक्वेशंस होता क्या है थीटा और फाई के लिए। तो ये मैं लिख दे रहा हूँ, ये आपको याद रखना है। ये पहले भी क्वेश्चन में यूज किया हमने। यूलर लैग्रेंज इक्वेशंस इक्वेशंस फॉर
थीटा एंड फाई। तो सबसे पहले थीटा के लिए सॉल्व करेंगे। फॉर थीटा, अब थीटा के लिए इक्वेशन क्या होगा, यूलर लैग्रेंज। देखो पहले हम थीटा की बात करें, थीटा के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो थीटा के लिए होता है, इक्वेशन होगा डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल थीटा इक्वल टू 0। अब एक एक करके इसमें जितने भी टर्म्स हैं सब पहले निकालेंगे। तो पहले डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट की बात कर रहे हैं, पार्शियली इसे डिफ्रेंशिएट करोगे, इसे लैग्रेंज को, तो ये क्या आएगा, हाफ एम आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, और क्योंकि थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो थीटा डॉट वाला टर्म ये जो है ये वेरिएबल होगा, बाकी सब क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अब इसे कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा थीटा डॉट स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 2 थीटा डॉट, थीटा डॉट क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ थीटा, ये आ जाएगा। बाकी जो टर्म्स है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कहीं इस टर्म में कहीं भी थीटा डॉट है नहीं है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में 0। क्लियर। अब ये आ गया हाफ एम आर स्क्वायर इंटू 2 थीटा डॉट, अब ये 2 गया कैंसिल, तो डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट, अब ये निकल गया, ये आ गया हमारे पास एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, ये आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, देखो डेल डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट, ये तो हम कैलकुलेट कर लिए। अब हम कैलकुलेट करेंगे डेल एल बाय डेल थीटा। ठीक है, डेल एल बाय डेल थीटा ये निकालते हैं, जस्ट वेट, अब ये निकालते हैं। और इसमें एक और टर्म ये भी तो है, हम अभी क्या कैलकुलेट किया, अभी हम कैलकुलेट किए हैं डी एल बाय डेल एल बाय डेल थीटा डॉट, और हमें निकालना है डी बाय डी टी ऑफ डेल एल बाय डेल थीटा डॉट, मतलब इससे भी डिफ्रेंशिएट करना है हमें, इसे भी डिफ्रेंशिएट करना है हमें टाइम के रिस्पेक्ट में। ओके, तो अब ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करो इसे, लेकिन अब टाइम के रिस्पेक्ट में। तो देखो नेक्स्ट टर्म हमें क्या निकालना है, डी बाय डी टी, मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट, पहले ये निकाल लेते हैं, सेकेंड टर्म में बाद में जाएंगे। तो मतलब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में एम आर स्क्वायर थीटा डॉट को। ठीक है, तो अब ये जो है ये क्या आएगा, ये आ जाएगा डी अपॉन डी टी, एम आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो थीटा डॉट का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, थीटा डबल डॉट्स। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं नेक्स्ट सेकेंड टर्म पे। ठीक है, सेकेंड टर्म हमारा है, देखो हम क्या क्या निकाल लिए, पहले हम पार्शियली डिफरेंशिएट किए लैग्रेंज लैग्रेंज को,
उसके बाद फिर जो भी आया पार्शियल डिफरेंशिएशन करके फिर हम उसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिए। तो फर्स्ट टर्म हमें पता चल गया। अब हम बात करेंगे सेकेंड टर्म की। तो सेकेंड टर्म डेल एल बाई डेल थीटा है। तो मतलब फिर लैग्रेंज इक्वेशन को हमें डिफरेंशिएट करना है अब थीटा के रिस्पेक्ट में। तो थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं। नेक्स्ट डेल एल अपॉन डेल थीटा इक्वल्स टू, तो फिर से डिफरेंशिएट करें। इस बार थीटा वाला जो टर्म होगा वो वेरिएबल होगा, थीटा के अलावा जो भी क्वांटिटी होगा उसे हम क्या लेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे। तो कांस्टेंट क्या है, हाफ एम आर स्क्वायर। अब थीटा डॉट हम कर रहे हैं डिफरेंशिएट थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा डॉट वाला टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। देखो यहाँ पे ये क्या है, ये थीटा डॉट, ये रहा थीटा डॉट। तो ये कांस्टेंट जैसा बिहेव करेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया जीरो। तो फर्स्ट टर्म जो है वो जीरो हो गया। उसके बाद फिर प्लस, फिर आगे क्या है, आगे है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा वाला टर्म है साइन स्क्वायर थीटा, तो उसे वो वेरिएबल होगा। और फाई डॉट वाला जो टर्म है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट जो भी है उसे अलग लिखेंगे और साइन स्क्वायर थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टू थीटा के रिस्पेक्ट में टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और जो फाई डॉट है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब फिर इसे सॉल्व करोगे तो टू और टू कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा थीटा डॉट, सॉरी फाइव डॉट स्क्वायर। तो ये आ गया डेल एल बाय डेल थीटा, निकल गया। अब जो भी वैल्यूज आया उसे हम लैग्रेंज इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यूलर लैग्रेंज इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो एक तो ये हम लाए थे, और ऊपर जो एक ये टर्म, ये इन दोनों को अब हम उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो फाइनली हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगा, इसमें पुट करने के बाद अब वो लिखते हैं। तो ये आ जाएगा इक्वेशन, एक बार फिर से लिख दे रहे हैं। देखो हमें ये सारा वैल्यू कहाँ पुट करना है, डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल थीटा इक्वल टू जीरो, इसी इक्वेशन में पुट करना है। ये वैल्यू हमने निकाला, तो ये वैल्यू कितना आया था, ये आया था एम आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट्स, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ थीटा, माइनस दूसरा आया है ऊपर, लिखे हैं देखो एम आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फाइव डॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। अब इसे हम हटा दे रहे हैं, वैल्यू पुट कर दिए। तो ये आ गया हमारा थीटा के लिए। अब हम सॉल्व करेंगे किसके लिए, फाई के लिए, नो फॉर फाई।
तो फाई के लिए देखिए क्या इक्वेशन बनेगा। फाई के लिए इक्वेशन बनेगा, फिर से लिखते हैं, डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल फाई माइनस डेल एल अपॉन फाई डॉट डेल एल अपॉन डेल फाई इक्वल्स टू जीरो। और फिर उसी तरह पहले हम डेल एल अपॉन डेल फाई डॉट ये सॉल्व करेंगे। तो फाई डॉट वाला जो टर्म्स होगा वो वेरिएबल होगा, ठीक है। तो देखते हैं अब ये इसमें जो है फाई डॉट वाला टर्म्स कौन सा है। फाई डॉट वाला टर्म्स कौन सा है, ये है लैग्रेंजियन। अब लैग्रेंजियन को देखो, फाई डॉट वाला टर्म ये वाला है, साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर, बाकी सारा वेरिएबल है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे फाई डॉट के रिस्पेक्ट में, तो थीटा डॉट वाला टर्म, थीटा डॉट स्क्वायर जो था वो जीरो हो जाएगा। तो ये आएगा जीरो प्लस एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा तो कांस्टेंट जैसा बिहेव करेगा, और फाई डॉट स्क्वायर जो है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हाफ एम आर स्क्वायर, यही है ना, बाहर क्या कितना था, हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है। ये गलती हो गया है यहाँ पे, ये आ जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है बाहर, और ये जीरो थीटा डॉट था, थीटा डॉट स्क्वायर प्लस क्या था, साइन स्क्वायर थीटा, और फाई डॉट स्क्वायर। तो फाई डॉट स्क्वायर का क्या होगा डिफ्रेंसिएशन, टू फाई डॉट, तो ये आ जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर इंटू टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू फाई डॉट, ये टू कैंसिल कर लें, तो ये आ गया डेल अपॉन डेल फाई डॉट इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट। तो नेक्स्ट स्टेप, अब हमें क्या निकालना है, तो अब हमें निकालना है डी अपॉन डी टी, फिर इसे टाइम के रिस्पेक्ट में भी करना है हमें। तो डी अपॉन डी टी इंटू, सॉरी, डी अपॉन डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल फाई डॉट, मतलब इसे फिर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, और टाइम के रिस्पेक्ट में ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट, फाई डॉट इक्वल्स टू जीरो। अब जीरो क्यों आया, क्योंकि टाइम का जो फंक्शन है, थीटा का फंक्शन टाइम है, मतलब थीटा को हम टाइम के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, फाई डॉट टाइम का कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता, तो इसलिए इसका डिफरेंशियल क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। हम टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसे डिफरेंशिएट, और टाइम के रिस्पेक्ट में इसका क्या होगा, जीरो होगा। तो अब ये जो है इसे हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, डी अपॉन डी टी, इसे हम लिखते हैं पी फाइव इक्वल्स टू जीरो। मतलब ये जो मोमेंटम है ना, पी फाइव, मतलब फंक्शन ऑफ फाइव, तो ये मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आ गया, जीरो आ गया,
मतलब ये कि मोमेंटम यहाँ पर क्या होगा, कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, मोमेंटम क्या होगा, फाई के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रहेगा। हाँ, एक और टर्म रह गया, और वो है डेल एल बाय डेल फाई, ये वाला, इसे भी चेक कर लें। डेल एल बाय डेल फाई, ये तो डायरेक्ट जीरो ही लिख दूं, क्योंकि फाई का कोई टर्म्स इसमें है ही नहीं। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है लैग्रेंजियन, उसमें फाई का कोई फाई से रिलेटेड कोई टर्म्स है ही नहीं। देख लो, चेक कर लो, कहाँ गया। ये रहा लैग्रेंजियन, जो हमें लैग्रेंजियन दिया गया है इसके लिए। देखो, यहाँ पे थीटा डॉट है, थीटा डॉट पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है, फाई डॉट पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन कहीं भी फाई नहीं है। तो फाई है ही नहीं, तो मतलब जो भी टर्म्स है वो सारा फाई के लिए, फाई पे डिपेंड कोई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो सारा क्या है, इसके लिए फाई के लिए कांस्टेंट है। सो डेल एल बाई डेल एल बाई डेल फाई क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो सारा वैल्यू आ चुका है। तो अब यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया कि ये जो पी फाई है ये क्या है भाई, कंजर्व्ड है। तो जनरलाइज्ड मोमेंटम जो होगा पी फाई के लिए, पी फाई इक्वल टू डेल एल बाई डेल फाई एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट, और वो तो जीरो हो गया। तो हमें ये शो भी करना था। इस क्वेश्चन का जो कंप्लीट पार्ट अगर देखें, क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। क्वेश्चन बहुत पीछे रह गया है। देखिए, इस क्वेश्चन में पहले तो हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखना था, जो कि हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें ये प्रूफ करना था, दिखाना था कि पी फाई जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो ये भी आ गया, क्योंकि फाई के रिस्पेक्ट में मोमेंटम जीरो आ रहा है, उसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब कि पी फाई क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, द जनरलाइज्ड द जनरलाइज्ड मोमेंटम पी फाई is p phi equal to del L upon del phi dot equals to, ये आया एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू फाई डॉट, ये है इंटू फाई डॉट। और क्योंकि डी बाई डी टी पी फाई टाइम के रिस्पेक्ट में जब हम इस मोमेंटम को डिफ्रेंशिएट करे थे, ये जीरो आया था। इट मीन्स दैट मोमेंटम इज अ कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो ये चीज हमें शो करना था क्वेश्चन में, जो कि हो गया। चेक कर लीजिए, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो था, पार्ट ए, पार्ट ए में हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना था, और फोर्स के लिए इक्वेशन दे दिया था। पार्ट ए का जो सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट मैंने अभी बताया, सेकंड पार्ट जो था, सेकंड पार्ट में लैग्रेंजियन दिया गया था,
एक पार्टिकल जो कि फ्रीली मूव कर रहा है ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर, उसके लिए लैग्रेंजियन लिख करके दे दिया गया और कहा गया इक्वेशन ऑफ मोशन बनाओ। तो यहाँ पर क्योंकि दो वेरिएबल है, मतलब एक थीटा के लिए भी लिखना है और फाई के लिए भी लिखना है, ठीक है। तो थीटा के लिए हमने इक्वेशन लिखा, थीटा के लिए ये आ गया, ओके। और फाई के लिए जब हम निकाल रहे हैं ये सारा वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें तो ये आ जाएगा एम आर, ये तो फर्स्ट टर्म तो जीरो ही हो गया, फर्स्ट टर्म जीरो हो गया, ठीक है। और सेकेंड टर्म जो आया था डेल एल बाय डेल फाई, ये तो जीरो ही है, तो ये पूरा जीरो ही आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो सेकेंड टर्म था इसमें जो मैंने ये निकाला अभी, आ, उसमें ये वाला जो टर्म था, ये वाला, इसका वैल्यू जब सॉल्व करके निकाले तो यहाँ हमें मिला क्या, यहाँ हमें मिला इसका डिफ्रेंसिएशन भी जीरो आया था, ये देख रहे हो, ये क्या आया था, जीरो। जीरो आया मतलब ये वाला टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और ये जो होता है ये होता है मोमेंटम। तो मोमेंटम पी फाइव, मतलब फाइव, फाइव का फंक्शन है यहाँ पे मोमेंटम, फाइव के साथ जो चेंज कर रहा है तो ये चेंज कर रहा है, ये जो जीरो आ गया, तो जीरो आ गया इसका, तो इसका मतलब पी फाइव क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। पी फाइव की वैल्यू डेल एल बाई डेल फाइव डॉट एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाइव डॉट होता है, जो कि अभी हम यहाँ पे इसे निकाले थे, देखो यहाँ पे ये हम निकाले थे, डेल एल बाई डेल फाइव डॉट, यही पी फाइव है, दिस इज पी फाइव मोमेंटम। और फिर जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये क्या आ जाएगा, जीरो। क्लियर। क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता फाइव। अब आगे बात करें हम दूसरा, अगर हम इसे फाइव के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो फाइव के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो फाइव का कोई टर्म ही नहीं है इसमें, फाइव कहीं है ही नहीं उस इक्वेशन में, तो ये भी जीरो आ गई, ठीक है। और फाइनली हमें ये शो करना था कि पी फाइव कंजर्व होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तो वो जो जनरलाइज्ड मोमेंटम हमारा आ गया पी फाइव, जो कि डेल एल बाई डेल फाइव डॉट, ये जब निकाले थे ऊपर जो निकाले हैं ये यही आ रहा है, ये वाला इक्वेशन, ये देख रहे हैं, ये हम ऊपर भी लिखे हैं, तो ये क्या आ गया, जीरो, मतलब पी फाइव क्या हो गया, कांस्टेंट। क्लियर हो गया। तो ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन थे, जिसमें एक पार्ट पार्ट ए मैंने सॉल्व कर दिया, पार्ट बी जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपलोड करेंगे, ठीक है। ओके, तो आज की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।